श्रुतिपीडिया में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और हाँ, आगे बढ़ने से पहले सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आज हम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। हाल ही में यूजीसी के कुछ नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और इसने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। गवर्नमेंट एग्जाम्स, खासतौर पर यूपीएससी के लिहाज से ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है। तो आज हम सिर्फ नियमों को नहीं समझेंगे, बल्कि एक बड़े सवाल की तह तक जाएंगे। क्या सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत न्याय हमेशा एक साथ चल सकते हैं? बिल्कुल, और ये सवाल बहुत जरूरी है। मतलब जब एक को लागू करने की कोशिश में दूसरा दांव पर लग जाए तो एक समाज के तौर पर हम संतुलन कैसे बनाते हैं? यूजीसी का ये मामला इसी बुनियादी सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। ये सिर्फ एक पॉलिसी अपडेट नहीं है, ये एक वैचारिक टकराव है। तो चलिए इसी टकराव को समझने की कोशिश करते हैं। अब उस ताजा घटना पर आते हैं जिसने इसे ब्रेकिंग न्यूज बना दिया। 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इन नए नियमों पर रोक लगा दी। ये नियम थे प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। कोर्ट ने ऐसा क्यों किया? उनकी पहली नजर में चिंता क्या थी? कोर्ट ने दो बहुत बड़ी और कह सकते हैं गहरी चिंताएं जताई हैं। पहली थी वेगनेस यानी अस्पष्टता। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच का कहना था कि नियमों में भेदभाव जैसी चीजों की परिभाषा इतनी ढीली और अस्पष्ट है कि इसकी मनमानी व्याख्या हो सकती है। मतलब ओपन टू इंटरप्रिटेशन। एग्जैक्टली। कानून को सटीक होना चाहिए, खुला मैदान नहीं। और दूसरी चिंता इससे भी ज्यादा गंभीर लगती है, सोशल डिवाइसिवनेस यानी सामाजिक विभाजन का खतरा। बिल्कुल। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि इरादा भले ही अच्छा हो, लेकिन इन नियमों को बिना सोचे समझे लागू करने से कैंपस का माहौल सुधरने के बजाय और बिगड़ सकता है। एकता की जगह ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। कोर्ट ने एक बहुत पावरफुल बात कही कि ये नियम समाज को हील करने के बजाय डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक पॉलिसी अपडेट नहीं है, ये एक बुनियादी वैचारिक टकराव है। और इस टकराव को ठीक से समझने के लिए मुझे लगता है कि हमें पहले ये समझना होगा कि यूजीसी आखिर है कौन, इसका जन्म क्यों हुआ और इसे इतनी ताकत कहाँ से मिली कि वो पूरे देश के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए ऐसे नियम बना सके। बिल्कुल सही पॉइंट है। यूजीसी की जड़ों को समझे बिना हम इस मुद्दे की गंभीरता को नहीं समझ सकते। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसकी कहानी आज़ादी से भी पहले 1944 की सार्जेंट रिपोर्ट से शुरू होती है, जिसमें पहली बार एक नेशनल हायर एजुकेशन सिस्टम का सपना देखा गया था। और आज़ादी के बाद इसे असल रूप दिया गया। जी, 1948 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनी, जिसने ब्रिटिश यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी के मॉडल पर भारत में एक ऐसी ही बॉडी बनाने की सिफारिश की। फिर 1953 में हमारे पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसका औपचारिक उद्घाटन किया। लेकिन इससे असली कानूनी ताकत तो 1956 में मिली, है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। 1956 का साल क्रूशल था, जब संसद ने यूजीसी एक्ट 1956 पास किया। इसी एक्ट ने यूजीसी को एक कागजी संस्था से एक वैधानिक निकाय, एक स्टैट्यूटरी बॉडी में बदल दिया, जिसके पास फंडिंग, स्टैंडर्ड्स तय करने और नियम बनाने की असली शक्तियां थीं। और इसका स्ट्रक्चर भी तभी तय हुआ होगा। हाँ, एक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 10 सदस्य जिन्हें केंद्र सरकार अपॉइंट करती है। तो फंडिंग, स्टैंडर्ड्स, रिकॉग्निशन और रेगुलेशन, ये 4 स्तंभ है यूजीसी की ताकत के। और इसी रेगुलेशन वाली ताकत का इस्तेमाल करके ये नए 2026 के नियम लाए गए। यहाँ से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ये नए नियम 2012 के पुराने नियमों से इतने अलग क्यों हैं कि इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया? यहाँ जमीन आसमान का फर्क है। और सबसे बड़ा बदलाव है नियमों के नेचर यानी उनकी प्रकृति में। 2012 के जो नियम थे वे एडवाइजरी यानी सलाहकारी थे। वो एक तरह की गाइडलाइंस थी जिन्हें मानना या न मानना संस्थान की मर्जी पर था। मतलब उनकी कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी। लेकिन अब 2026 के रेगुलेशंस मैंडेटरी एंड इन्फोर्सेबल हैं। यानी इन्हें मानना हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए अनिवार्य है, और अगर वे नहीं मानते तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यूजीसी उनकी ग्रांट्स रोक सकती है, मान्यता रद्द कर सकती है। मतलब यूजीसी अब सिर्फ एक सलाहकार नहीं बल्कि एक पुलिस और जज दोनों की भूमिका में आ रहा है। ये तो एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट है। इससे तो संस्थानों की ऑटोनॉमी पर भी सवाल खड़ा होता है। खैर,
नियमों के दायरे यानी कवरेज में भी कुछ बदलाव हुआ है। हाँ, और ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। 2012 के नियम मुख्य रूप से शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे केंद्रित थे। 2026 के नियमों ने इस दायरे को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। अब इसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसीज को भी स्पष्ट रूप से जोड़ा गया है। अच्छा। और इनके साथ साथ विमेन, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस EWS को भी शामिल किया गया है। वाओ, तो अब लगभग हर वल्नरेबल ग्रुप को इसके अंदर ले आया गया है। लेकिन इन सब में जो सबसे पेचीदा सवाल है वो है डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव की परिभाषा का। इसे कैसे डिफाइन किया गया है, क्योंकि यहीं से वेगनेस वाली बात शुरू होती है। What's fascinating here is कि उन्होंने भेदभाव को सिर्फ सीधी साधी प्रताड़ना या शारीरिक दुर्व्यवहार तक सीमित नहीं रखा है। इसमें 4 नई बहुत सटल परतें जोड़ी गई हैं जो इसे कॉम्प्रिहेंसिव तो बनाती हैं पर विवादास्पद भी। ओके, लेट्स ब्रेक देम डाउन। पहली परत क्या है? पहली है इनडायरेक्ट और इम्प्लिसिट बायस। इसका मतलब है बिना किसी साफ इरादे के अनजाने में किसी के बैकग्राउंड के आधार पर किया गया अनुचित व्यवहार। जैसे किसी खास समुदाय के छात्र को ये मानकर मुश्किल असाइनमेंट ना देना कि वो कर नहीं पाएगा। यहाँ इरादा बुरा नहीं है, लेकिन परिणाम भेदभावपूर्ण है। दूसरी और तीसरी परतें क्या है? दूसरी है डिनायल ऑफ एक्सेस, मतलब हॉस्टल या लैब जैसी सुविधाओं से रोकना। और तीसरी है डिग्निटी वायलेशंस, यानी अपमानजनक टिप्पणी करना या मेस में अलग बिठाना। ये तो काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और चौथी परत है हॉस्टाइल एनवायरनमेंट बनाना, यानी ऐसा माहौल बनाना जो मनोवैज्ञानिक रूप से किसी छात्र के लिए असुरक्षित या असहज हो। इसका मकसद साइकोलॉजिकल एक्सक्लूजन को रोकना है। मैं समझती हूँ कि हॉस्टाइल एनवायरनमेंट को परिभाषित करना जरूरी है, लेकिन ये बहुत सब्जेक्टिव भी तो है। जो एक व्यक्ति के लिए असहज माहौल हो, वो दूसरे के लिए सामान्य बातचीत हो सकती है। क्या इससे झूठी शिकायतों का खतरा नहीं बढ़ जाएगा? ये बिल्कुल सही सवाल है, और यही सुप्रीम कोर्ट की मुख्य चिंताओं में से एक है। तो स्कोप को बहुत ज्यादा वाइडन कर दिया गया है। अब अगर नियम इतने सख्त हैं, तो मुझे लगता है कि इन्हें लागू करने का मैकेनिज्म भी उतना ही मजबूत बनाया गया होगा। क्या इसमें कोई बाहरी स्वतंत्र एजेंसी शामिल है, या सारा दारोमदार संस्थानों पर ही है? सारा दारोमदार संस्थानों पर ही है, लेकिन एक बहुत सख्त त्रिस्तरीय मतलब 3 टियर व्यवस्था के साथ। सबसे निचले स्तर पर हर संस्थान में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी EOC होगा, जो जागरूकता फैलाने और छात्रों की मदद करने का काम करेगा। ये एक तरह से फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। और अगर मामला गंभीर हो, शिकायत दर्ज करानी हो तो मामला दूसरे स्तर पर यानी द इक्विटी कमेटी के पास जाएगा। ये मुख्य डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी जो शिकायतों की जांच करेगी और सजा की सिफारिश करेगी। इसके अध्यक्ष संस्थान के प्रमुख होंगे और इसमें SC, ST, OBC, वुमेन और PWD समुदायों से कंपल्सरी रिप्रेजेंटेशन होगा ताकि कमेटी डाइवर्स हो। और अगर कोई छात्र या शिक्षक इक्विटी कमेटी के फैसले से संतुष्ट नहीं है, क्या अपील का कोई रास्ता है? हाँ, और यही तीसरा और सबसे शक्तिशाली स्तर है, द ओम्बुड्सपर्सन। ये एक स्वतंत्र अपीलेट अथॉरिटी होगी, जैसे कोई रिटायर्ड जज या कोई बहुत वरिष्ठ शिक्षाविद। और ओम्बुड्सपर्सन का फैसला संस्थान पर बाध्यकारी मतलब बाइंडिंग होगा, उसे मानना ही पड़ेगा। इस मैकेनिज्म में एक चीज जो हमेशा से कमजोर रही है वो है समय सीमा। शिकायतें सालों तक लटकी रहती हैं। क्या इसके लिए कुछ किया गया है? हाँ, इसके लिए एक बहुत ही आक्रामक 24157 रूल बनाया गया है। शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर उसे एक्नॉलेज करके इक्विटी कमेटी की बैठक बुलानी होगी। अगले 15 दिनों के अंदर जांच पूरी करके रिपोर्ट सौंपनी होगी और उसके 7 दिनों के अंदर संस्थान के प्रमुख को अंतिम अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी ही होगी। 24 घंटे, 15 दिन और 7 दिन, ये टाइमलाइंस अगर लागू हो जाएं तो गेम चेंजिंग हो सकती हैं। तो फिर वापस उसी सवाल पर आते हैं। अगर ये नियम इतने कॉम्प्रिहेंसिव हैं, इरादा इतना नेक है, मैकेनिज्म इतना डिटेल्ड है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इन पर रोक क्यों लगाई? कानूनी तौर पर वो कौन से पेंच थे जो कोर्ट को खटक गए? दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहीं से ये केस एक साधारण पॉलिसी मैटर से उठकर एक संवैधानिक बहस बन जाता है। जैसा हमने शुरू में बात की, पहली और सबसे बड़ी आपत्ति रेगुलेशन 3C में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की वेग परिभाषा पर थी। लेकिन इसके अलावा भी कई गंभीर आलोचनाएं हैं जो सिर्फ कोर्ट से नहीं बल्कि एकेडमिक सर्कल से भी आ रही हैं। Here's where it gets really interesting.
जैसे कि द जनरल कैटेगरी एक्सक्लूजन। आलोचकों का कहना है कि ये नियम सिर्फ SC, ST, OBC जैसे प्रोटेक्टेड ग्रुप्स की बात करते हैं। लेकिन क्या जनरल कैटेगरी के छात्र भेदभाव का सामना नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हो सकता है उनके साथ रीजनलिज्म के आधार पर, या उनके आर्थिक स्थिति के आधार पर, या उनके अलग राजनीतिक विचार होने पर भेदभाव हो। इन नियमों में उनके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है और इसे लीगल ग्राउंड्स पर भी चैलेंज किया जा रहा है। हाँ, एक जनहित याचिका में इसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ का उल्लंघन बताया गया है। तर्क ये है कि ये कानून लोगों को जन्म के आधार पर परमानेंट विक्टिम्स और परमानेंट परपेट्रेटर्स की श्रेणियों में बांटता है, जो एक तरह का हॉस्टाइल क्लासिफिकेशन है और समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है। दूसरी बड़ी चिंता क्या है? दूसरी और शायद सबसे बड़ी चिंता ड्यू प्रोसेस और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को लेकर है। ऐसा लगता है कि इन नियमों में प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट यानी दोषी होने की पूर्व धारणा का भाव है। बर्डन ऑफ प्रूफ यानी सबूत का बोझ आरोपी पर डाल दिया गया है। इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर। इमेजिन कीजिए, अगर आप पर कोई आरोप लगे तो आमतौर पर आरोप लगाने वाले को यह साबित करना होता है कि आप दोषी हैं। लेकिन इन नियमों का झुकाव ऐसा लगता है कि आरोपी को यह साबित करना होगा कि वो निर्दोष हैं। यह न्याय के उस पूरे सिद्धांत को पलट देता है जो कहता है 100 गुनाहगार छूट जाएं पर एक बेगुनाह को सजा ना हो। ये इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी के सिद्धांत के ठीक उल्टा है। और एक तीसरी बड़ी आलोचना भी है जो इस दुरुपयोग के डर को और बढ़ा देती है। बिल्कुल। इन नियमों के ड्राफ्ट में झूठी या तुच्छ मतलब फॉल्स और फ्रिवलेस शिकायतों के लिए दंड का प्रावधान था। यानी अगर कोई जानबूझकर झूठी शिकायत करता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन वो हटा दिया गया। हाँ, अंतिम नियमों में इस प्रावधान को हटा दिया गया। इससे यह डर बहुत बढ़ गया है कि कोई भी पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए या किसी शिक्षक या छात्र को परेशान करने के लिए इन सख्त नियमों का दुरुपयोग कर सकता है और उसे कोई डर भी नहीं होगा। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? इस पूरी तस्वीर को हम कैसे समझें? एक तरफ कैंपस में भेदभाव की एक कड़वी सच्चाई है। रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामले हमें याद दिलाते हैं कि ये कोई काल्पनिक समस्या नहीं है। यूजीसी के अपने आंकड़े बताते हैं कि 2017 से 2024 के बीच ऐसी शिकायतों में 118% की वृद्धि हुई है। बिल्कुल, समस्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और 2026 के नियम उसी जरूरत को पूरा करने की गंभीर और साहसी कोशिशें। इंटेंट सही है, नियत पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। लेकिन जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया और जैसा हमने चर्चा की, इसका मैकेनिज्म यानी इसे लागू करने की कार्यप्रणाली क्लैरिटी, फेयरनेस और नेचुरल जस्टिस की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। The intent is valid, but the mechanism is flawed. तो ये एक क्लासिक केस है जहां मंजिल तो सही है पर रास्ता शायद गलत चुन लिया गया है। 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर जो रोक लगाई वो अचानक नहीं थी। अदालत ने कुछ बहुत ही गंभीर चिंताएं व्यक्त की। पहली और सबसे बड़ी चिंता थी अस्पष्टता यानी वेगनेस। हाँ, कोर्ट ने पाया कि रेगुलेशन 3C में जाति आधारित भेदभाव यानी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जैसी शब्दावली को बहुत ही ढीले ढाले तरीके से परिभाषित किया गया था। मतलब कोई साफ बाउंड्री नहीं है, कोई स्पष्ट सीमा नहीं है। और ये कानून के लिए एक बुनियादी समस्या है। अगर किसी अपराध की परिभाषा ही साफ नहीं होगी तो कोई भी उसका अपने हिसाब से मतलब निकाल सकता है। इससे तो मनमाने ढंग से इसके इस्तेमाल का खतरा बढ़ जाएगा, है ना? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी। यही कोर्ट की दूसरी चिंता थी, दुरुपयोग की आशंका, अ पोटेंशियल फॉर मिसयूज। अच्छा। जब परिभाषा अस्पष्ट हो तो व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने या किसी को परेशान करने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, चाहे वो छात्र हो या शिक्षक। और ये सीधे तौर पर कोर्ट की तीसरी और सबसे गहरी चिंता से जुड़ता है, जो है सामाजिक विभाजन का खतरा। सामाजिक विभाजन मतलब कोर्ट को लगा कि जो नियम समानता लाने के लिए बनाए गए हैं वो असल में समाज को और ज्यादा बांट सकते हैं। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। कोर्ट ने कहा कि अगर इन नियमों को बिना सोचे समझे लागू किया गया तो ये कैंपस में समावेश यानी इंक्लूजन की जगह ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन पैदा कर सकते हैं और इसके दूरगामी और विभाजनकारी परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए रोक लगा दी गई। जी, इसीलिए कोर्ट ने फैसला दिया कि फिलहाल 2012 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे और इन नए नियमों पर पूरी तरह से रोक लगा दी। चलिए कोर्ट के इन चिंताओं को और गहराई से समझते हैं। स्रोतों के अनुसार विवाद के 3 मुख्य बिंदु हैं।
पहला है जनरल कैटेगरी को इन नियमों के दायरे से एक तरह से बाहर रखना। ये तो समानता के सिद्धांत पर ही सवाल खड़ा करता है। ये एक बड़ा कानूनी और सामाजिक सवाल है। इन नियमों के आलोचकों का तर्क है कि ये सिर्फ SC, ST और OBC छात्रों को ही संरक्षण देते हैं। वे कहते हैं कि भेदभाव का सामना तो सामान्य वर्ग के छात्रों को भी करना पड़ सकता है। इसका एक उदाहरण JNU में 2022 में लगे ब्राह्मण विरोधी नारे हैं। हाँ, तो याचिकाकर्ताओं का दावा है कि ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, जो कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। तो उनका कहना है कि ये एक तरह का भेदभाव है जो कानून खुद कर रहा है। हाँ, वे इसे हॉस्टाइल क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण टर्म है। हॉस्टाइल क्लासिफिकेशन। इसका मतलब है जहां कानून खुद ही समाज के दो समूहों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देता है। एक को हमेशा के लिए विक्टिम यानी पीड़ित और दूसरे को परपेट्रेटर यानी उत्पीड़क मानकर। और ये वर्गीकरण जन्म के आधार पर होता है, जो समानता के अधिकार के मूल विचार के ही खिलाफ है। ये तो बहुत गंभीर आरोप है। और दूसरा बड़ा मुद्दा वो ड्यू प्रोसेस और नेचुरल जस्टिस से जुड़ा है। यहाँ पर प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट यानी दोषी मानने की धारणा की बात हो रही है, जो हमारे न्याय सिद्धांत के बिल्कुल उलट है। बिल्कुल, हमारे न्याय शास्त्र मतलब जूरिस्प्रूडेंस का एक बुनियादी सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वो दोषी साबित ना हो जाए। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। एग्जैक्टली। लेकिन इन नियमों में सबूत का बोझ या बर्डन ऑफ प्रूफ प्रभावी रूप से आरोपी पर आ जाता है, जिसे अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और अगर कोई झूठी शिकायत कर दे तो क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई का प्रावधान है? यहीं पर मामला और भी पेचीदा हो जाता है। नियमों के जो शुरुआती ड्राफ्ट थे उनमें झूठी या तुच्छ शिकायतों के लिए दंड का प्रावधान था। अच्छा, था पहले? हाँ, लेकिन अंतिम अधिसूचना में उसे हटा दिया गया। इससे ये डर पैदा होता है कि इन कानूनों का इस्तेमाल व्यक्तिगत स्कोर निपटाने या किसी को ब्लैकमेल करने के लिए भी किया जा सकता है। तो हमने देखा कि कैसे ये नियम संवैधानिक समानता और कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं। लेकिन एक तीसरा विवाद भी है जो शायद इन सबसे बड़ा हो सकता है, केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। ऐसा लगता है कि UGC अपनी भूमिका को एक रेगुलेटर से बदलकर कुछ और ही बना रहा है। हाँ, और ये मुद्दा सीधा जुड़ता है केंद्र राज्य संबंधों और संघवाद, फेडरलिज्म के सिद्धांतों से। इन नियमों के तहत UGC ने मानस सेतु नाम का एक पोर्टल बनाया है। मानस सेतु? जी, ये एक केंद्रीकृत डैशबोर्ड है जिससे UGC दिल्ली में बैठकर पूरे भारत के किसी भी कॉलेज में शिकायतों की स्थिति को रियल टाइम में ट्रैक कर सकता है। एक मिनट, दिल्ली में बैठकर पूरे देश के कॉलेजों पर सीधी नजर? इससे तो राज्यों की जो अपनी उच्च शिक्षा परिषदें हैं, स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल्स, उनकी भूमिका ही खत्म हो जाएगी। यही तो आलोचना का मुख्य बिंदु है। आलोचकों का कहना है कि यह राज्यों की संस्थाओं को दरकिनार करता है और UGC को एक मानक निर्धारक यानी स्टैंडर्ड सेटिंग निकाय से बदलकर एक पुलिसिंग या प्रवर्तन, पुलिसिंग या एनफोर्समेंट निकाय बना देता है। मतलब UGC का काम स्टैंडर्ड बनाना था, न कि हर कॉलेज में सीधे तौर पे निगरानी करना। सही कहा। और इसका असर विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता, यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी पर भी तो पड़ेगा। एक वाइस चांसलर की भूमिका तो बहुत सीमित हो जाएगी। निश्चित रूप से। उदाहरण के लिए नियमों में SC/ST एक्ट के तहत आने वाले अपराधों के लिए 24 घंटे के भीतर FIR दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। 24 घंटे में? हाँ। अब सोचिए, क्या हर मामला इतना गंभीर होता है? कई बार छात्रों के बीच छोटे मोटे झगड़े भी होते हैं जिन्हें बातचीत या काउंसलिंग से सुलझाया जा सकता है। इस नियम से कुलपति, वाइस चांसलर का ये विवेक ही समाप्त हो जाता है। ये एक वन साइज फिट्स ऑल दृष्टिकोण है जो हर संस्थान पर एक ही कठोर नियम थोपता है, चाहे उसकी परिस्थितियां कुछ भी हो। लेकिन संवैधानिक रूप से शिक्षा तो समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो क्या UGC ऐसा कर सकता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, खासकर GS2 के लिए। राज्य के विश्वविद्यालय स्टेट एक्ट्स के तहत स्थापित होते हैं, लेकिन UGC जो केंद्र की संस्था है, उन पर दंडात्मक संरचनाएं लागू कर रहा है। ये सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बजाय केंद्रीकृत झुकाव यानी यूनिटरी बायस की ओर एक बदलाव दिखाता है, जो UPSC मेंस के लिए एक बहुत जरूरी कीवर्ड है। तो हमने देखा कि ये नियम कानूनी, संवैधानिक और संघीय ढांचे के स्तर पर कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन इन्हें लाया ही क्यों गया? क्या कोई ऐसी बड़ी जरूरत थी जिसके लिए इतने विवादित नियम बनाने पड़े?
क्या इसका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जैसे बड़े सुधारों से कोई लेना देना है? हाँ, इसका एक गहरा संबंध है। एनईपी 2020 के बड़े लक्ष्य हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जीईआर को 50% तक ले जाना, सभी के लिए उच्च शिक्षा सुनिश्चित करना और एकेडमिक लचीलापन, एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी लाना। जैसे कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम FYUP और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ABC। बिल्कुल, ये सब बहुत बड़े और अच्छे लक्ष्य हैं। लेकिन इन अकादमिक सुधारों का सामाजिक माहौल से क्या लेना देना? बहुत गहरा लेना देना है। सोचिए, ये लक्ष्य तभी पूरे हो सकते हैं जब छात्र कैंपस में सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। अगर सामाजिक माहौल के कारण छात्रों को मनोवैज्ञानिक बहिष्कार, साइकोलॉजिकल एक्सक्लूजन का सामना करना पड़ता है और वे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो FYUP या ABC जैसे अकादमिक लचीलेपन का कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, तो मतलब ये है कि NEP 2020 के सारे बड़े-बड़े एकेडमिक रिफॉर्म्स खोखले रह जाएंगे अगर कैंपस का माहौल ही ठीक ना हो। तो ये नियम एक तरह से NEP को जमीन पर उतारने के लिए एक सोशल फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिसाइसली, दैट्स द को कनेक्शन। ये नियम उस खाई को पाटने की कोशिश करते हैं जो NEP 2020 के ऊंचे लक्ष्यों और जमीनी हकीकत के बीच मौजूद है। जमीनी हकीकत जहां छात्रों को एक सुरक्षित और समावेशी माहौल की जरूरत है। इरादा ये है कि अकादमिक सुधार तभी सफल होंगे जब सामाजिक सुधार साथ-साथ चलें। ठीक है, ये पूरा संदर्भ अब साफ हो रहा है। ये बहुत जटिल है। अब हमारे उन श्रोताओं के लिए जो UPSC परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस पूरी चर्चा को उनके लिए सरल बनाते हैं। प्रीलिम्स के लिए कौन से तथ्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं? प्रीलिम्स के लिए कुछ बातें सीधे तौर पर पूछी जा सकती हैं, खासकर अंतर और बदलावों पर। पहला, 2012 वर्सेस 2026 रेगुलेशंस, ये सबसे जरूरी है। 2012 के नियम सलाहकारी यानी एडवाइजरी थे, यानी सिर्फ दिशा निर्देश, जबकि 2026 के नियम अनिवार्य मैंडेटरी हैं। मैंडेटरी मतलब कानूनी रूप से लागू करने योग्य। जी। दूसरा, संरक्षित समूह यानी प्रोटेक्टेड ग्रुप्स। 2026 के नियमों में SC/ST के अलावा OBC को भी स्पष्ट रूप से जोड़ा गया है, जो 2012 में नहीं था। ओके। कर्ता से हटकर आरोपी पर चला गया है। ये एक बड़ा कानूनी बदलाव है। और चौथा, ट्रिगर केसेस। ये याद रखना जरूरी है कि ये नियम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर रोहित वेमुला, पायल तडवी और दर्शन सोलंकी जैसे दुखद मामलों के बाद बने। इन मामलों ने पुराने सिस्टम की कमियों को उजागर किया था। ये तो हुए प्रीलिम्स के लिए की फैक्ट्स, और मेंस खासकर GS2 के लिए ये विषय तो एक सोने की खान जैसा लगता है। एक एस्पिरेंट को इस पर उत्तर लिखते समय किन-किन आयामों को कवर करना चाहिए? GS2 के लिए इसमें कई एंगल बनते हैं। एक अच्छा उत्तर इन सभी को छुएगा। पहला तो है संवैधानिक पहलू, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स। यहाँ आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 46, जो DPSP है, का सीधा संबंध है। समानता, भेदभाव का निषेध, गरिमा के साथ जीवन और कमजोर वर्गों का हित। बिल्कुल। दूसरा, संघवाद यानी फेडरलिज्म, केंद्र राज्य संबंध, कोएसिव वर्सेस कोहेसिव फेडरलिज्म, और UGC की बदलती भूमिका पर चर्चा जरूरी है। तीसरा है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। ये कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए बने तंत्र, कानून और निकाय वाले सिलेबस के टॉपिक में सीधे फिट होता है। और चौथा, शासन यानी गवर्नेंस। UGC जैसी स्टैच्यूअरी और रेगुलेटरी बॉडीज की भूमिका और उनकी सीमाओं पर ये एक महत्वपूर्ण केस स्टडी है। तो एक बैलेंस आंसर लिखना होगा। हाँ, एक विश्लेषण में आप बता सकते हैं कि ये नियम क्यों जरूरी थे, जैसे बढ़ते मामले, 2012 के नियमों का निष्प्रभावी होना, और फिर इनकी आलोचना क्यों हो रही है, अस्पष्टता, दुरुपयोग का खतरा और प्रशासनिक हस्तक्षेप। दोनों पक्षों को प्रस्तुत करना जरूरी है। तो अगर इरादा मतलब सामाजिक न्याय का इरादा सही है, लेकिन तंत्र जो या स्पष्ट नियम हैं उनमें खामियां हैं, तो आगे का रास्ता क्या हो सकता है? संतुलन कैसे बनाया जाए? देखिए, स्रोतों के आधार पर आगे का रास्ता 4 स्तंभों पर टिका हो सकता है। 4 स्तंभ। पहला, परिभाषाओं में स्पष्टता, क्लैरिटी इन डेफिनेशंस। अप्रत्यक्ष भेदभाव या उत्पीड़न जैसे शब्दों को कानूनी रूप से सटीक रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि दुरुपयोग को रोका जा सके। सही बात है। दूसरा, समावेशी संरक्षण, इंक्लूसिव प्रोटेक्शन। शिकायत निवारण तंत्र सभी छात्रों के लिए उपलब्ध होना चाहिए, भले ही प्राथमिकता कमजोर समूहों को दी जाए। इससे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन के आरोपों से बचा जा सकेगा। ठीक है। तीसरा,
प्रक्रियात्मक निष्पक्षता, प्रोसीजरल फेयरनेस, झूठी शिकायतों के खिलाफ कुछ सुरक्षा उपाय जैसे कि जो ड्राफ्ट में थे उन्हें बहाल किया जाना चाहिए, और निर्दोषता की धारणा, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस के मूल सिद्धांत का सम्मान किया जाना चाहिए। और चौथा, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, एक केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली के बजाय राज्य स्तरीय परिषदों को मजबूत करने और संस्थानों की अपनी क्षमता बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो संक्षेप में लक्ष्य सामाजिक न्याय ही रहना चाहिए, लेकिन रास्ता निष्पक्ष, स्पष्ट और संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। बिल्कुल, इरादे और कार्यान्वयन दोनों का सही होना जरूरी है। तो आज हमने यूजीसी के 2026 इक्विटी नियमों को यूपीएससी के नजरिए से बहुत गहराई से समझा। हमने देखा कि कैसे ये नियम सामाजिक न्याय, संवैधानिक सिद्धांतों और संघीय ढांचे के बीच एक जटिल संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं, और इस प्रयास में वे कहाँ सफल और कहाँ असफल होते दिख रहे हैं। और अंत में श्रोताओं के लिए विचार करने के लिए एक सवाल, किसी भी लोकतांत्रिक समाज में प्रक्रियात्मक न्याय यानी प्रोसीजरल जस्टिस को सुनिश्चित किए बिना वास्तविक समानता, सब्सटैंटिव इक्वालिटी कैसे हासिल की जा सकती है? क्या लक्ष्य इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि रास्ते की परवाह न की जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो इन नियमों के भविष्य को तय करेगा। इस गहन विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप इस चर्चा के पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण विश्लेषण मिस ना करें। जय हिंद।